हेलो बच्चा पार्टी। आई एम योर साइंस टीचर और मेरा नाम है ललित शर्मा। और जैसा कि हम पढ़ रहे थे अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट्स, आज वापिस हमारा लास्ट वीडियो है ये ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलो देखें आगे आगे देखते हैं। ठीक है, तो कुछ हम पॉजिटिव अफर्मेशन से ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तुम लोग मेरे साथ रिपीट करोगे, ठीक है। पहले बोलेंगे हम आई एम द बेस्ट। सेकेंड इज आई कैन डू इट अलोन। थर्ड इज गॉड इज ऑलवेज विथ मी। फोर्थ इज आई एम विनर। फिफ्थ इज टुडे इज माई डे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, रिपीट करेंगे सब मेरे साथ। आई विल अचीव 80 आउट ऑफ 80 इन साइंस। ठीक है, ये अपना ड्रीम है। एट द एंड जब एग्जाम होगा तो हमें ये अचीव करना है। सो आवर टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। लास्ट वीडियो में हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था इसके बारे में कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में हमने पढ़ा था कि किसी भी वायर में जब करंट फ्लो करता है तो ड्यू टू कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुछ हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट को ही हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है वो देखो। इट स्टेट्स दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर is directly proportional to the square the amount of current flowing। मतलब according to Joule's law of heating, according to Joule's law of heating, heat produced in a conductor is directly proportional to the square। क्या इस वर्ड को ध्यान रखना, क्या स्क्वायर द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग। इसका मतलब कि हीट किसी कंडक्टर में जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके स्क्वायर ऑफ द अमाउंट ऑफ करंट। स्क्वायर ऑफ द अमाउंट ऑफ करंट मतलब आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट। इतनी बात समझ आई? इट्स अवर फर्स्ट इक्वेशन। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेजिस्टेंस। और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अमाउंट ऑफ करंट। सेकंड इज रेजिस्टेंस एंड थर्ड इज टाइम पीरियड। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन है एंड दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इनको सबको समराइज करेंगे। देन H is directly proportional to I square RT and H is equals to I square T। ठीक है, इसको फाइनली हम किस में रखेंगे? बॉक्स में रखेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको क्या करेंगे? स्टार मार्क कर लेंगे। तो हमें ये बात समझ आ गई कि किसी भी कंडक्टर में कोई करंट फ्लो हो रहा है, मतलब मान लो कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। करंट की डायरेक्शन कहां से रहेगी? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अब इसमें करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो हो रहा है इसमें इस वायर में। तो कुछ टाइम बाद हमने नोटिस किया आफ्टर सम टाइम पीरियड कि
ये जो वायर है थोड़ा सा गर्म हो गया, क्या हो गया, थोड़ा सा ये गर्म हो गया। अब गर्म हो गया तो इसका मतलब इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, इस इफेक्ट को हम बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, इसे समझो। देखो इसमें करंट भी फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो कॉलिजन हो रहा है, उस कॉलिजन की वजह से कुछ हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, उस फ्लो करने की वजह से कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, कॉलिजन हो रहा है, और कॉलिजन की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब जो ये हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के, फिर है आर के, फिर है टी के। इसका मतलब हो गया एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यहां तक भी, यहां तक बात समझ आई? हाँ, यहां तक बात समझ आई क्या? चलो अब आगे ये देखो कि ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला डिराइव कहां से हुआ है, ये इसकी डेरिवेशन क्या है, इसकी डेरिवेशन अब हम देखेंगे। ठीक है, इसकी डेरिवेशन क्या है वो देखो, ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, तो उसकी डेरिवेशन देखो। डेरिवेशन का मतलब है हाउ दिस फॉर्मूला डिराइव। ठीक है, हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया, हमारे पास जो ये फॉर्मूला आया, ये डिराइव कैसे हुआ है। ठीक है, ये देखेंगे तो हमें पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस का पता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V इज इक्वल टू W अपॉन Q, मतलब वर्क डन अपॉन Q। ये जो वर्क डन है, ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन ही हीट में चेंज होता है। ये जो वर्क डन है यही हीट में चेंज होता है, क्योंकि वर्क डन की SI यूनिट भी जूल होती है और हीट की SI यूनिट भी जूल होती है। मतलब ये किस में चेंज होता है, चेंज इन हीट, चेंज इन हीट, क्योंकि हीट भी एक तरह की एनर्जी है और वर्क डन भी एक तरह की एनर्जी है। ठीक है, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को धक्का मारती है टू फ्लो इन ए वायर। ठीक है, इतनी बात समझ आई। चलो, इसकी यूनिट भी क्या होती है, जूल, और इसकी यूनिट भी क्या होती है, जूल। तो क्या अब मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता कि ये इधर चला जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? तो यहाँ W इज इक्वल टू क्या हो गया, V मल्टीप्लाई Q। इतनी बात समझ आई क्या? ये बात समझ आई, W इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई Q। ठीक है, अब हमें पता है कि I जो होता है वो Q अपॉन T होता है। ठीक है, कि जो करंट होता है, बेसिकली करंट जो होता है वो चार्ज अपॉन टाइम होता है। ठीक है, करंट बेसिकली हमने क्या पढ़ा था, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब ये आया है हमारे पास कि करंट इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब Q इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई, मतलब Q इधर और IT इधर। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई T। कोई दिक्कत? तो हमारे पास ऐसा हुआ, इसको हम बोल दें सेकंड इक्वेशन, और हमारे पास ये है जो फर्स्ट इक्वेशन। देखो ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब मुझे बताओ, क्या यहां से मैं Q की वैल्यू यहां नहीं रख सकता? Q की वैल्यू मैं यहां से यहां नहीं रख सकता? रख सकता हूं ना। तो मतलब W इज इक्वल टू
Q की जगह मैंने लिख दिया IT, V मल्टीप्लाई I T। चलो यहां तक तो बात समझ आ गई, ये बात पूरी समझ आई, ये पूरी रामायण समझ आई, ठीक है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो V है, क्या हमने ओम्स लॉ नहीं पढ़ा था? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग था V इज इक्वल्स टू I और R। V जो होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए V इज इक्वल्स टू IR। अब मैं यहां से ये जो V की वैल्यू है, क्या ये V की वैल्यू मैं यहां नहीं रख सकता? तो यह क्या हो जाएगी, यहां पर V की वैल्यू मैंने रख दी IR, तो यहां हो गया I मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई T, ठीक है। तो ये तो पूरा वही हो गया ना, W इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R, और ये हो गया हमारा फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। I T समझ आया? चलो इसको रख लेते हैं हम बॉक्स में, इसको रखते हैं हम बॉक्स में, तो अच्छा सा कलर देखते हैं पहले, इसको रखते हैं इसको बॉक्स में। चलो देखो, सही है। अब लिखो इसको, पॉज करो और लिखो, लिखो भैया लिखो। चलो आगे देखो, अब इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल। तो पहला एनसीईआरटी प्रॉब्लम देखो, एनसीईआरटी प्रॉब्लम है हमारी फर्स्ट, इसमें ये कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, ठीक है। तो भैया हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन, कि हमारे पास गिवन क्या क्या है क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। तो सिंपल से सबसे पहले न्यूमेरिकल में हम क्या करते हैं, हम जो गिवन है, जो हमें मिल रहा है सबसे पहले वो लिख देंगे। तो भैया हमको गिवन है, यहाँ पर गिवन क्या है, हमारे को गिवन है 20 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। हमारे पास गिवन क्या है, आर की वैल्यू गिवन है जो कि है 20 ओम। टेक्स ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, मतलब एक आयरन, एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस हमको गिवन है कि 20 ओम है, और 20 ओम है, उसमें जो करंट है वो है 5 एम्पियर। तो भैया हमारे पास आई की वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू है 5 एम्पियर, और कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकंड। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन है ये, इसमें इसने टी भी दे दिया हमको, टी भी कितना दे दिया, डेवलप्ड इन 30 सेकंड, मतलब 30 सेकंड। अब सिंपल से आपको क्या बताना है, हीट बताना है, हीट में फॉर्मूला लगाना है। हीट का फॉर्मूला है हमारे पास I स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला गिवन है, ये फॉर्मूला गिवन है ना, ये हमने निकाला ना इतनी देर में। अब हमारे पास R की वैल्यू भी है, हमारे पास I की वैल्यू भी है, और हमारे पास अब T की वैल्यू भी गिवन है। चलो वैल्यू रखते हैं, I की वैल्यू है 5, 5 स्क्वायर है तो 5 मल्टीप्लाई 5, देखो I स्क्वायर है ना, इसलिए हम मैंने 5 की वैल्यू को 2 बार लिखा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। एंड देन R की वैल्यू है 20, एंड देन टाइम की वैल्यू है 30। भैया तुम निकालो इसका फाइनल आंसर।
भैया इसका फाइनल आंसर निकालो। चलो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? इसका फाइनल आंसर होगा 5 मल्टीप्लाई 5 25, 25 मल्टीप्लाई 20 तो कितना हुआ? 25 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाय 30, मतलब 500 मल्टीप्लाई बाय 30। भैया हमारा आंसर आया है, ठीक है। तो मेरे दोस्त क्या आंसर आया अपना दोस्त आंसर आया है 15,000 जूल। दिस इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। इजी था, वैल्यूज ऑलरेडी गिवन थी, सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना था और आंसर हमें उससे निकालना था, ठीक है। ठीक है मेरे दोस्त, अब आगे देख, अब देख आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिख रहा है अच्छे से? देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले। 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड। इस ईच सेकेंड का मतलब ध्यान रखना, ईच सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। ईच सेकेंड का मतलब क्या होगा? ईच सेकेंड का मतलब है कि अबाउट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बारे में बात हो रही है, 1 सेकेंड के बारे में बात हो रही है। और उसमें हमें रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 4 ओम, ठीक है। 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन ए 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस द रेजिस्टर। तो अब सबसे पहले देखो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सबसे पहले तो देखो कि गिवन क्या क्या है। जो गिवन है उसको सबसे पहले लिख लो। कैसे लिखना है? पहले कैसे लिखना है? सबसे पहले तो ऐसे लिखो, गिवन क्या क्या है। गिवन ऐसे हेडिंग लगाओ, ठीक है। गिवन, फिर गिवन क्या क्या है देखो। गिवन सबसे पहले आपको गिवन है यहाँ पर हीट, H की वैल्यू गिवन है जो कि है 100 जूल। उसके बाद आपको गिवन है रेजिस्टेंस, आपको गिवन है, रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम, ठीक है। 4 ओम रेजिस्टेंस गिवन है। इसके बाद आपको गिवन है, देखो यहां बात हो रही है अबाउट ईच सेकंड। ईच सेकंड का मतलब है अबाउट 1 सेकंड, 1 सेकंड के बारे में बात हो रही है। तो हमारे पास टीबी गिवन है 1 सेकंड। हाँ, अब हमें निकालना क्या है? फाइंड क्या करना है? तो हमें फाइंड करना है, यहां पर हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है V की वैल्यू, ठीक है। एक साइड हमने लिख दिया गिवन, एक साइड लिख दिया क्या फाइंड। हमें क्या फाइंड करना है? अब जब देखो, जब हमें V की वैल्यू फाइंड करनी है तो उससे पहले हमें I की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। V की वैल्यू निकालने से पहले हमें I की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब I की वैल्यू कैसे निकलेगी? I की वैल्यू हमें निकलेगी, हाँ हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था? हमने एक फॉर्मूला जस्ट अभी 5 मिनट पहले पढ़ा था। वो था कि हाँ H स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं, हाँ ये था। कौन सा था? H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। हीट इज प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। सही है। देखो अब यहां से I की वैल्यू निकालनी है आपको। यहां से क्या निकालनी है? I की वैल्यू। तो हम पहले वैल्यूज पुट कर दें सारी। H की वैल्यू है 100, है ना। H की वैल्यू 100 है और यहाँ पर आ जाएगा I स्क्वायर, R की वैल्यू है 4 और T की वैल्यू है 1, ठीक है। तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई में, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 4 ही रहेगा। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऐसे 100 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू I स्क्वायर। कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं है ना। समझ आया? ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इसमें डायरेक्ट हमने वैल्यूज रख दी। वैल्यूज रखने के बाद ये हमने
सॉल्व कर दिया। तो हमारे पास आ गया 25 इज इक्वल टू आई स्क्वायर, इधर से स्क्वायर, तो इधर स्क्वायर रूट, इधर से स्क्वायर, इधर स्क्वायर रूट, तो मतलब 25 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5 विच इज इक्वल टू आई। तो हमारे पास आई की वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू क्या आई हमारे पास 5 एम्पियर, आई की वैल्यू आ गई 5 एम्पियर। चलो ये लिखो, इसको लिखो, पहले एक क्वेश्चन लिखो इधर से, ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लिया, सेकंड वाला क्वेश्चन लिखो यहां से, और इसको सबसे पहले उतारो, इसको लिखो, इसको लिखो। लिख लिया, 1 2 3 लिख लिया। चलो अब मुझे बताओ, क्या हमें आर की वैल्यू पता है? हाँ सर ये रही आर की वैल्यू क्या है 4 ओम, ठीक है, आर की वैल्यू 4 ओम गिवन है। आई की वैल्यू हमने अभी अभी जस्ट निकाली है, कितने निकाली है 5 एम्पियर। अब तो हमें भी पता है कि आर पता है, आई पता है, तो वी तो बहुत इजी है निकालना। कैसे निकालेंगे वी की वैल्यू? वी की वैल्यू निकालेंगे, वी इज इक्वल्स टू आई आर, ये है हमारा प्यारा सा ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर, ये हमारा क्या है प्यारा सा ओम्स लॉ। तो V की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, I की वैल्यू रखेंगे पहले 5, R की वैल्यू रखेंगे 4, V की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास टन टनाटन 20, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखो स्टार्टिंग से पहले क्वेश्चन अच्छे से देखो, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, लिख लिया। अब आगे देखो, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो, देखो और समझो। क्योंकि ये 3 साल आया, कितने साल आया ये पिछले 3 साल से 2024 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, उसके बाद 22 में, उसके बाद 21, मतलब 21 से अब तक ये 3 टाइम्स बोर्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है, मतलब ये कुल मिला के आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ नहीं करना, किसी भी देखो, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आपको 2 चीज देखनी है। पहला तो ये कि गिवन क्या क्या है, गिवन को एक साथ लिखना है, और फिर उसके बाद देखना है कि फाइंड क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले गिवन देखो कि जो जो गिवन है वो लिख लिया, उसके बाद फाइंड क्या करना है वो देख लिया, उसके बाद देखो कि कौन से फॉर्मूला में पुट करेंगे उससे वैल्यू आएगी, वो फॉर्मूला में वैल्यू रखो और आंसर निकालो। टू इजी, ठीक है। अब देखो गिवन क्या क्या है, गिवन देखो, गिवन क्या क्या है, आर की वैल्यू गिवन है कितनी है 5 ओम, उसके बाद है देखो क्वेश्चन देखो, a 5 ohm resistor is connected across a battery of 6 volt, मतलब एक 5 ओम की 5 ओम की बैटरी कनेक्ट है एक, ठीक है, किससे कनेक्ट है 5 ओम का रजिस्टर, 5 ओम का रजिस्टर एक बैटरी से कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट, ठीक है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 6 वोल्ट। कैलकुलेट द एनर्जी दैट डेसिपेट
एज हीट इन 10 सेकेंड। मतलब आपको एक एनर्जी बतानी है जो कि हीट में कन्वर्ट हो गई इनटू 10 सेकेंड। मतलब 10 सेकेंड के अंदर आपको ये बताना है कि कितनी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई। तो मतलब आपके पास टी भी गिवन है। टी क्या है आपके पास? 10 सेकेंड। अब आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? एच की। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी। अब वैल्यूज हम पुट करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। बट वैल्यूज हम कैसे पुट करेंगे? हमें तो यहाँ आई चाहिए और आई तो कहीं गिवन ही नहीं है। तो क्या करेंगे बताओ? तो भैया हम यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम ये V गिवन है और ये R गिवन है, ठीक है। और जहां ये दोनों गिवन हो जाते हैं वहां से तो I की वैल्यू निकालना बहुत इजी है, क्योंकि हमको पता है I जो होता है वो होता है V अपॉन R। यहां से V की वैल्यू कितनी है? V की वैल्यू है 6 और R की वैल्यू क्या है? 5। तो हमारे पास I की वैल्यू क्या आई? 6 अपॉन 5 एम्पीयर। क्या यहां से हमारे पास I की वैल्यू नहीं आ गई? I की वैल्यू आ गई। अब हम इस फॉर्मूला में ये I की वैल्यू पुट कर देंगे। सिंपल, इजी, समझ आया? देखो और समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये वैल्यूज हमें गिवन है, H की वैल्यू हमें निकालनी है और हमारे पास I की वैल्यू नहीं थी तो हमने ओम्स लॉ लगाया। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू V अपॉन R और I की वैल्यू, V की वैल्यू हमें गिवन है 6 और R की वैल्यू है 5। तो I की वैल्यू हो गई 6 अपॉन 5 एम्पियर। अब यहां से देखो H की वैल्यू क्या होगी? I स्क्वायर, I की वैल्यू है 6 अपॉन 5, तो 6 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। R की वैल्यू है यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 5 और T की वैल्यू है 10। इतना देखो, समझ आया क्या? समझ आया? देखो इसके आगे देखो, H इज इक्वल टू 6 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10। बात समझ आई? हाँ, बात समझ आई क्या? देखो 5 से 5 कट हो गया, इस 5 से ये 10 कट हो गया, यहाँ बचा 2। 6 मल्टीप्लाई 6 36, 36 मल्टीप्लाई 2। इजी है क्या? इजी है। 5 से 5 कट हो गया, 5 से ये 10 कट हुआ 2। अब 6 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 2। हीट इज ऑलवेज, हीट की ऐसा यूनिट क्या है? जूल। तो 72 जूल इज अवर फाइनल आंसर। 72 जूल इज द फाइनल आंसर। तो क्या ऑप्शन में दिख रहा है क्या 72 जूल? फर्स्ट वाला आंसर देखो। पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन उतारो फटाफट फटाफट, फिर आंसर उतारो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। दीवाने हम नहीं होते, दीवानी रात आती है,
देखो भैया, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है ये देखो। इलेक्ट्रिक फ्यूज बेसिकली, इलेक्ट्रिक फ्यूज ऐसा है जो अपने आप को तबाह करके, अपने आप को बर्बाद करके, अपने आप को खत्म करके दूसरे को जिंदा रखता है। ठीक है, दूसरे को जिंदा रखता है मतलब अपने आप को खत्म कर लेगा लेकिन उसको कुछ नहीं होना चाहिए। समझ आई बात, है ना? वैसे इलेक्ट्रिक फ्यूज बेसिकली अपने घर में भी लगता है, ऑफिसेस में भी लगा हुआ मिलेगा आपको। कहीं भी आप चले जाओ जहां पर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लगे हैं, जहां पर इलेक्ट्रिक डिवाइस लगे हुए हैं, वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा हुआ मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्यूज का बेसिक फंक्शन ये है कि जब भी ज्यादा करंट आए या ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस का करंट आए तो खुद को डिस्ट्रॉय कर कर बाकी अप्लायंसेस को बचाना, बाकी डिवाइसेस को बचाना, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज का बेसिक फंक्शन है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज इज द यूज्ड टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्यूज का बेसिक फंक्शन क्या है? प्रिवेंट फ्रॉम द शॉर्ट सर्किट। इलेक्ट्रिक फ्यूज का बेसिक फंक्शन क्या है? प्रिवेंट फ्रॉम द शॉर्ट सर्किट। सेकंड है इट मेल्ट ड्यू टू हीट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, गिवन बाय जूल्स लॉ। देखो इधर आओ सारे, सब इधर आ जाओ एक बार। देखो पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रिक फ्यूज किस पे काम करता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के प्रिंसिपल पर काम करता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब ये है कि जब भी ज्यादा करंट आएगा तो ज्यादा हीट बढ़ेगी और ज्यादा हीट बढ़ते ही वो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस या इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को डैमेज कर सकती है। ठीक है, क्योंकि कोई भी डिवाइस एक लिमिट तक ही हीट को एक्सेप्ट कर सकता है। ज्यादा हीट हुई तो बूम करके सारा डिवाइस ब्लास्ट हो जाएगा। समझ आई बात? तो उस डिवाइस को बचाने के लिए, कुर्बानी देने के लिए आता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करता है बेसिकली, जैसे ही ज्यादा करंट आया और हीट बढ़ी तो वो जो इलेक्ट्रिक फ्यूज का वायर है जो कि इस टाइप से होता है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल कंडीशन में तो क्या होगा, ये फ्यूज का वायर ऐसे रहेगा, लेकिन जैसे ही ज्यादा करंट आया, ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुई, उससे ये जो वायर है ये टूट जाएगा। टूटते ही हमारे जो अप्लायंसेस हैं वो बच जाएंगे। ठीक है, वो बच जाएंगे क्यों? क्योंकि फ्यूज ने आगे करंट पास होने नहीं दिया। फ्यूज ने आगे करंट पास होने ही नहीं दिया। तो अब देखो, फ्यूज वायर विल मेल्ट ड्यू टू हीट प्रोड्यूस्ड। किसकी वजह से मेल्ट हो जाता है वो? ड्यू टू हीट प्रोड्यूस्ड गिवन बाय जूल्स लॉ। जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग हीट क्या पढ़ी थी हमने? I² RT एंड स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट। और किसको रोक देता है? किसको रोक देता है? फ्लो ऑफ करंट को आगे जाने से रोक देता है ताकि वो उन डिवाइसेस को डैमेज ना कर सके। फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द अप्लायंस। मतलब फ्यूज वायर जो होता है वो कौन से कनेक्शन में होता है? सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट होता है विद द अदर अप्लायंसेस। ठीक है, अब देखो, यदि किसी अप्लायंसेस या किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस की कैपेसिटी, यदि किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की कैपेसिटी 10 एम्पियर की है
और फ्यूज वायर भी 10 एम्पियर का है, तब तो ये करंट आगे जाने देगा। लेकिन यदि ये फ्यूज वायर कम एम्पियर का है, फॉर एग्जांपल ये सिर्फ 5 एम्पियर का होता, यदि ये फ्यूज वायर सिर्फ 5 एम्पियर की कैपेसिटी होती और इसकी 10 एम्पियर की कैपेसिटी, अप्लायंस को आप 10 एम्पियर का करंट दे सकते हो, लेकिन फ्यूज वायर तो ये कह रहा है यार मेरी कैपेसिटी तो 5 एम्पियर की है। फ्यूज वायर तो ये कह रहा है कि भैया मेरी कैपेसिटी तो 5 एम्पियर की है। तो अब क्या होगा, ये ज्यादा करंट खींचेगा लेकिन ये बीच में से टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी कैपेसिटी सिर्फ 5 एम्पियर की ही है। ठीक है, अब देखो फ्यूज वायर किस किस से मिलके बना होता है। तो फ्यूज वायर किस किस से मिलके बना होता है? एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, एलॉय ऑफ कॉपर, एलॉय ऑफ लीड एंड एलॉय ऑफ आयरन। इस वर्ड को मत भूल जाना एलॉय, क्योंकि एलॉय हमेशा मिक्सचर होता है दो मेटल्स या दो नॉन मेटल्स का भी। तो एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, एलॉय ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम ऑफ लीड, एल्यूमिनियम ऑफ आयरन। और सबसे बड़ी बात कि इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे तो बेस है ही। अब मुझे सबसे पहले एक बात बताओ कि ये फ्यूज वायर है, इस फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए? अब मेल्टिंग पॉइंट हमने पढ़ा था कि जिस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पर कोई भी ऑब्जेक्ट मेल्ट हो जाता है उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब ये वायर जो है, हम ये चाहते हैं कि ज्यादा करंट आते ही जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो जल्दी से मेल्ट ये कब होगा? जब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होगा। जब उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तभी तो वो जल्दी से मेल्ट करेगा। तो फ्यूज वायर का रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस, उतनी जल्दी वायर मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट जल्दी क्यों हो जाएगा? क्योंकि वायर का क्या होती है? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। वायर का क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, क्या समझ में आ गया? लास्ट में देखो रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर। रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर का मतलब है मैक्सिमम करंट। इफ हाई करंट फ्लोज मोर देन रिक्वायर्ड, फ्यूज वायर गेट्स हीटेड एंड मेल्ट्स। ठीक है, रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर क्या क्या है? 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर। ठीक है, समझ आया तुम्हें? इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा करंट फ्लो करते ही फ्यूज वायर क्या है? हीट हो जाता है। मतलब जितनी रिक्वायरमेंट नहीं है उससे ज्यादा करंट फ्लो करते ही फ्यूज वायर गर्म होगा और मेल्ट कर जाएगा। जैसे ही मेल्ट हुआ वैसे सर्किट ब्रेक होगा, ब्रेक होते ही करंट स्टॉप हो जाएगा। अब देखो रेटिंग ऑफ फ्यूज क्या है? फ्यूज वायर की रेटिंग का मतलब है कि यदि कोई किसी फ्यूज वायर की रेटिंग है 1 एम्पियर की, तो उसमें मैक्सिमम 1 एम्पियर ही फ्लो हो सकता है।
दोबारा समझो, इधर आओ, वापस इधर आओ। देखो, यदि किसी वायर, किसी फ्यूज वायर, किसी फ्यूज वायर की रेटिंग 5 एम्पियर है, तो उसमें से सिर्फ 5 एम्पियर का करंट ही फ्लो कर सकता है। जैसे ही 5 से ज्यादा होगा, जैसे ही 5 से ज्यादा हुआ, तो वो वायर गर्म होगा और ब्रेक हो जाएगा। समझ आई ये बात? ये बात समझ आई ना? चलो देख लो, ये बात समझ आई? इस क्वेश्चन को तुम खुद सॉल्व करोगे, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये सीबीएसई 2024 में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एज ए होमवर्क है, एज ए होमवर्क है। ठीक है, कल तुम्हारी कॉपी चेक करेंगे, फटाफट लिख के लेके आना, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन देखो बाबा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? What should be the fuse rating for the appliance shown? मतलब आपको यहां बताना है फ्यूज रेटिंग। फ्यूज रेटिंग का मतलब आपको क्या बताना है कि फ्यूज रेटिंग का मतलब क्या है? देखो, फ्यूज रेटिंग का मतलब है कि किसी फ्यूज में से मैक्सिमम करंट कितना पास हो सकता है, वो उस फ्यूज वायर की फ्यूज रेटिंग होगी। समझ आई बात? समझ आई ना? मतलब यदि ये फ्यूज है तो इसकी मैक्सिमम करंट इसमें से कितना पास हो सकता है, वो जो वैल्यू होगी वो इसकी फ्यूज रेटिंग होगी। बात समझ आई? ठीक है, बात समझ आई? तो अब इसके में हमें क्या करना है, हमें यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, हमें यहां पर पावर भी गिवन है, और हमें यहां क्या निकालना है? हमें निकालना है कि इस अप्लायंस में मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो सकता है, मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो सकता है। ठीक है, तो देखो, तो हमें पता है कि पावर जो होती है वो होती है V मल्टीप्लाई I। ठीक है, पावर हमें, इसका मतलब I क्या होगा? I की वैल्यू क्या होगी? P अपॉन V, P अपॉन V होगी ना? तो P अपॉन V का मतलब हो गया 1100 अपॉन 220। अब आप वैल्यू निकालोगे, 0 से 0 कट हो गया, यहां से ये वैल्यू आई 2 10 5। आई की वैल्यू हमारे पास आई 5 एम्पियर। बात समझ आई ना? पी से P इज इक्वल टू V इंटू आई हमने पढ़ा हुआ है पहले। यहां से I की वैल्यू क्या हो जाएगी? P अपॉन V, वैल्यू पुट करेंगे और इससे हमें हमें आंसर मिलेगा 5 एम्पियर। तो हमारे पास फ्यूज रेटिंग क्या है, क्या आई? 5 एम्पियर। ये हमारा क्या है? फाइनल आंसर। ठीक, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, समझ आई बात? अब देखो, द पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज 220 वोल्ट। पावर रेटिंग है 220 वोल्ट पर, कितनी पावर है? 2 किलोवाट, 2 किलोवाट। इफ इट इज यूज्ड इन ए रूम having an electric circuit of current rating of 5 ampere, what result do you expect? Give reason for your answer for the necessary calculation। अब देखो, ये कहना ये चाहता है कि
किसी रूम में, ठीक है, रूम में एक डिवाइस है, उसकी मैक्सिमम जो करंट रेटिंग है, करंट रेटिंग का मतलब है कि मैक्सिमम करंट रेटिंग जो है, मैक्सिमम कितना करंट फ्लो हो सकता है, वो फ्लो हो सकता है 5 एम्पियर, ठीक है, 5 एम्पियर करंट फ्लो हो सकता है मैक्सिमम। तो अब आपको ये बताना है कैलकुलेशन से, क्या जो अप्लायंस है, ठीक है, क्या ये इसमें जो ये फ्यूज वायर लगा होगा, इसमें ये जो फ्यूज वायर होगा, फ्यूज वायर जो होगा, फ्यूज वायर ब्रेक करेगा, ब्रेक और विल नॉट ब्रेक, ठीक है, फ्यूज वायर विल ब्रेक मत करो, इसको मेल्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्या कर लेते हैं, मेल्ट। ठीक है, फ्यूज वायर मेल्ट होगा या फ्यूज वायर मेल्ट नहीं होगा, ये आपको दो कंडीशन बतानी है। आपको क्या किया, बेसिकली पावर दे दी, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, करंट रेटिंग दे दी। अब आपको ये बताना है कि जो फ्यूज वायर लगा है वो मेल्ट होगा या नहीं होगा, ये बताना है। तो अब देखो, हमारे पास P गिवन है, P है हमारे पास 2 किलोवाट, 2 किलोवाट का मतलब हो गया, 2 किलोवाट का मतलब है 2000 वाट, ठीक है, और हमारे पास गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस 220 हो गया। उससे आई हम निकाल लेंगे, आई क्या हो जाएगा, P अपॉन V, ठीक है, पढ़ा था हमने आई क्या होता है, P अपॉन V, मतलब 2000 अपॉन 220 कट करोगे 100 अपॉन 11, तो आंसर आएगा आपके पास 9। देखो P की वैल्यू गिवन है, V की वैल्यू गिवन है, और जैसा कि हम लास्ट क्वेश्चन में पढ़ के आए थे, देखो क्या पढ़ के आए थे कि I इज इक्वल्स टू P अपॉन V, ये पढ़ के आया था ना लास्ट क्वेश्चन में। तो सेम I इज इक्वल्स टू P अपॉन V, ये वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9.09 एम्पियर, फाइनल आंसर, ठीक है। अब देखो, यहां तो आ रहा है हमारे पास 5 एम्पियर, ठीक है, और यहां हमारे पास आ रहा है 9.09 एम्पियर, मतलब जो फ्यूज वायर हमने लगाया, ये हमारा था फ्यूज वायर, क्या था, फ्यूज वायर, इसकी फ्यूज वायर की करंट रेटिंग कितनी है, 5 एम्पियर, मतलब इस फ्यूज वायर में से 5 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो हो ही नहीं सकता, मतलब 5 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो नहीं हो सकता इसमें से। लेकिन हमारा जो अप्लायंसेस है जो कि इसके बाद कनेक्ट है, ये तो 9.09 एम्पियर का करंट चाहिए इस अप्लायंस को चलने के लिए ही, इस अप्लायंस को चलने के लिए ही 9.09 एम्पियर के करंट की जरूरत है। लेकिन हमारे फ्यूज वायर की तो इतनी कैपेसिटी नहीं है, ये तो बेचारा 5 एम्पियर का करंट ही फ्लो करवा सकता है। तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से क्या होगा, इसको तो ज्यादा करंट की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा करंट खींचेगा, ये तो खींचेगा, यदि ये ज्यादा करंट खींचेगा, इस वजह से ये फ्यूज वायर क्या हो जाएगा, फ्यूज वायर विल मेल्ट। समझ आई कहानी, फ्यूज वायर विल मेल्ट। देखो
देखो और लिखो, पहले ये क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया, अच्छे से देख लो, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन के बाद ये आंसर लिखो। लिखो, लिख लिया? चलो नेक्स्ट देखो, ऐसा यूनिट ऑफ करंट 1 एम्पियर। तो हमने पढ़ा था, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज नॉन एज 1 एम्पियर। इसका मतलब ये है कि 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर जो है वो किसके इक्वल होता है? 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड। मतलब 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज कितने? इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ये ऐसा यूनिट होती है करंट की, ठीक है, बात समझ आई? ये आ जाए, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन ऐसा यूनिट ऑफ करंट 1 एम्पियर, तो आपको इस टाइप से लिख के आना है। इसको चाहो तो आप लिख सकते हो, फटाफट लिखो इसको। वैसे हम बात करेंगे अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर देखो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो यदि किसी ने बोला कि डिफाइन 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट किसके इक्वल हो जाएगा? 1 जूल ऑफ वर्क डन अपॉन 1 कूलम। इसको बिल्कुल 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 इसको लिखना है बॉक्स में, और इसको बिल्कुल स्टार मार्क करना है, क्योंकि ये किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी के साथ पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। किसके साथ?